रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण प्रश्नोत्तर विज्ञान, यानी कि किताब में जो क्वेश्चन है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे पृष्ठ संख्या 6 में लिखा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। इसका उत्तर है कि मैग्नीशियम एक बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है। संग्रहित करते समय यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है ताकि इसकी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक और परत बन सके। यानी कि मैग्नीशियम जो है एक बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है। संग्रहित करते समय यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है ताकि इसकी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बन सके। मैग्नीशियम ऑक्साइड की यह परत अस्थायी होती है और ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम की अधिक अभिक्रिया को रोकती है। यानी कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की यह जो परत बनी है यह अस्थायी होती है। अस्थायी इसलिए होती है क्योंकि यह ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम की अधिक अभिक्रिया को रोकती है। यानी कि जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया करते हैं इसे ज़्यादा बनने से रोकती है। इससे बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को ज़्यादा बनने से यह रोकती है। मैग्नीशियम रिबन की इसी परत को हटाने के लिए इसे रेत कागज़ से साफ़ किया जाता है। यानी कि यह जो मैग्नीशियम का जो रिबन है इसी परत को हटाने के लिए इसमें हम रेत यानी रेगमार से इसे साफ़ करते हैं, जिससे कि अंतर्निहित धातु को वायु के संपर्क में लाया जा सके। ठीक है, ये हो गया पहला। अब दूसरा है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। पहला हाइड्रोजन क्लोरीन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से हाइड्रोजन क्लोराइड बना है। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट मिलकर बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड बना है। सोडियम प्लस जल आपस में मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाया है। देखो H2 प्लस Cl2 2Cl 2HCl 3BaCl2 Al2SO4 का होल थ्राइस 3BaSO4 2AlCl3 2Na 2H2O 2NaOH और H2। यह सभी को पहले आप ऐसे लिख लीजिए। जैसे देखिए हाइड्रोजन है H2 प्लस Cl2 HCl है ना। देखो यहाँ हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है, इधर हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल है, एलिमेंट है, और यहाँ पे HCl एक ही है, एक ही एटम है ना। तो हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी है BaCl2 Al2SO4 का होल थ्राइस, फिर BaSO4 AlCl3। अब देखो इसमें बेरियम यहाँ 3 है, यहाँ पे बेरियम 1 है, यहाँ भी 1 है। Cl2 यहाँ 2 है, यहाँ पे Cl2 3 है, यहाँ पे Al2 2 है, यहाँ पे 1 है। तो सबसे पहले हम Al2 को बराबर करते हैं। तो यहाँ पे Al2 2 है तो यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देंगे। उसके बाद Cl3 जो है 3 दूनी 6 Cl3 हो गया। तो यहाँ पे भी हम मतलब Cl जो है 6 हो गया, तो यहाँ पे भी हम 6 करेंगे, 3 दूनी 6। इसी तरह से SO4 3 है, यहाँ पे हम गुणा कर दिए 3 से, तो Ba भी बराबर हो गया और SO4 भी बराबर हो गया। इसी तरह से 2Na है, 2H2O है, NaOH H2। इसी तरह से
अब तीसरा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए पहला दिया है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं, है ना। पहला है कि जल में बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 जल में यानी एकवश प्लस बेरियम क्लोराइड होगा, फिर सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 सोडियम सल्फेट ये भी एकवश में है। अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं यानी NaCl एकवश में प्लस बेरियम BaSO4 इस चीज़ का निर्माण करते हैं। देखो बेरियम यहाँ एक है, यहाँ भी बेरियम एक है, बेरियम बेरियम बराबर हो गया। क्लोरीन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्लोरीन 1 है, तो यहाँ से हम 2 से गुणा कर देंगे। सोडियम 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 हो गया। SO4 1 है, SO4 भी 1 है, सब बराबर हो गया। अब दूसरा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाता है। अब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl आपस में मिलकर NaCl प्लस H2O बनाता है। अब पृष्ठ संख्या 6 में देखते हैं दूसरा, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है ना। पहला, पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। दूसरा है कि ऊपर में पहला देख लेते। तो किसी पदार्थ के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है यानी चूना, बुझा हुआ चूना, इसी से सफ़ेदी किया जाता है। यानी पदार्थ X का नाम कैल्शियम ऑक्साइड है और इसका सूत्र है CaO। दूसरा है कि ऊपर फर्स्ट में लिखा पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है यानी बुझा हुआ चूना बनाता है। ये बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना है। जब इसे हम जल में डाल देते हैं तो यह बुझा हुआ चूना हो जाता है। ठीक है, यहाँ लिखा कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है और उसका निर्माण करता है। अब आगे देखते हैं, क्रियाकलाप 1.7 में एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है उस गैस का नाम बताओ। क्रियाकलाप 1.7 में आप देखे होंगे कि एक परखनली थी उसमें, जिसमें सिर्फ से एकत्रित जो उसमें गैस की मात्रा है वह दूसरे से दोगुनी क्यों है और उस गैस का नाम क्या है बताइए। देखिए, जल में 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन है। ठीक है, यानी कि अगर जो हम H2O लिखते हैं, इसे H2O लिखते हैं तो इसमें 2 भाग हैं हाइड्रोजन के और 1 भाग है ऑक्सीजन के। इसलिए जल के विद्युत अपघटन के दौरान एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे परखनली उत्पादित गैस की मात्रा से दोगुनी है। यह गैस हाइड्रोजन है। यानी कि जो इसमें वाटर में जो हाइड्रोजन है 2 है और ऑक्सीजन 1 है, इसलिए इसमें विद्युत का अपघटन जो होता है इसके दौरान एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे परखनली यानी कि उत्पादित गैस की मात्रा से दोगुनी है
और यह दोगुनी जो गैस है वह हाइड्रोजन गैस है। पृष्ठ संख्या 15 में दिया है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो इसका उत्तर है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तब लोहा यानी आयरन ने दूसरे तत्व यानी कॉपर को सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है ना। जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में, यानी कि एक कॉपर सल्फेट का एक विलयन हो गया, इसमें हम लोहे की कील को डालते हैं, डुबोते हैं, तो लोहा जो है यह दूसरे तत्व यानी कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है, यानी उसे अलग कर देता है। इस प्रकार कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग बदल जाता है। ठीक है। यहाँ निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे आयरन CuSO4 से मिलकर FeSO4 प्लस Cu बनाता है। अब आगे देख, क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर देखिए, KBr BaI2 2Ki प्लस BaBr2, यह हो गया। दूसरा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। उपचयित और अपचयित, इसमें कौन सा उपचयित है और कौन सा अपचयित है? देखते हैं इसमें कि यहाँ पे 4Na O2 2Na2O है। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम है प्लस में, सोडियम का होता +1। देखिए यहाँ लिखा है कि सोडियम का उपचयन या ऑक्सीकरण होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तथा ऑक्सीजन को कम करता है, यानी कि जो सोडियम है इसका उपचयन या ऑक्सीकरण होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही तथा ऑक्सीजन को कम करता है। फिर कॉपर ऑक्साइड जो है, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास यानी ऑक्सीजन कम हो रहा है, इसलिए यह अपचयित हुआ है तथा हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए यह उपचयित हुआ है। ठीक है। पृष्ठ संख्या 16 अभ्यास में देखते हैं कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य है, सत्य नहीं असत्य है। यहाँ पे दिया है लेड ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले देखो कार्बन, यहाँ पे लेड देखो X-2 यानी 2, लेड आ गया +2, यहाँ पे लेड +2 में है और यहाँ पे लेड 0 में है ना, लेड 0 में है। यहाँ पे कार्बन 0 में है और यहाँ पे कार्बन देखो X - 2 × 2 यानी 4, X हो गया +4। अब देखो यहाँ पे सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा यहाँ पे है ही ना, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड 0 से +4 में जा रहा है, तो यह बढ़ रहा है, तो उपचयित हो रहा है, यानी ये बात सही है, कार्बन उपचयित हो रहा है। कार्बन देखो यहाँ पे भी उपचयित हो रहा है 0 से +4 में, ये भी बात सही है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, देखो +2 से 0 में जा रहा है, यानी घट रहा है, तो अपचयित हो रहा है। यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड +4 में है, कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन 0 से +4 में जा रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, +2 से 0 में जा रहा है, यानी कि यही बात गलत है। नहीं, ये बात भी गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है,
कार्बन एक में हम थोड़ी ना पता लगा सकते हैं कि अपचयित हो रहा है कि उपचयित, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ही जगह तो है, दूसरी जगह थोड़ी है। यानी कि ये बात भी गलत है। तो हमारा क्या होगा आंसर? पहला, यानी पहला ए और बी दोनों बात गलत है। Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है या विस्थापन अभिक्रिया है? तो इसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। देखो, आयरन +3 में होता है, ऑक्सीजन +2 में -2 में होता है, -2। एल्युमिनियम +3 में होता है। अब यहाँ से अभिक्रिया हुई है कि यह एक दूसरे के विस्थापित किए हैं ना। देखो यहाँ पे एल्युमिनियम आयरन एल को हटा दिया है, ऑक्सीजन यहाँ पे एल्युमिनियम जो है आयरन को हटा के अपना जुड़ गया है, इसलिए यह सब विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। लौह यानी चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। जब हम लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। उसमें हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। चौथा, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? एक संतुलित रासायनिक समीकरण में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। जैसे हम ले लेते हैं N2 प्लस H2, ये बनता है NH3, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3। देखो बराबर हो गया ना। यानी कि यहाँ पे भी 3 और 1 4, यहाँ पे भी 3 और 2 3 दूनी 6, 6 और 2 8। यहाँ पे भी देख लो 3 1 4 4 दूनी 8, यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों की संख्या बराबर है। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण का संतुलित होना आवश्यक है। यानी कि जो द्रव्यमान के संचरण का नियम है उसका पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है। पांचवा है कि निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। पहला कि हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन, वही जो अभी समीकरण लिखे थे, नाइट्रोजन प्लस H2 आपस में मिलकर अमोनिया बनाता है। उसके बाद दूसरा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। देखो हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके H2O प्लस SO2 बनाता है। ठीक है। उसके बाद फिर तीसरा है कि एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट आपस में मिलकर एल्युमिनियम क्लोराइड तथा बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देते हैं। K2 प्लस H2O आपस में मिलकर KOH प्लस H2 का निर्माण करते हैं। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। छठवां है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए।
यहाँ पे जो जो दिया है इसे हम संतुलित करेंगे। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। फिर देखते हैं नाइट्रोजन यहाँ पे NO3, NO3 यहाँ पे 1 2 हो गया, यहाँ पे भी NO3 2 है। कैल्शियम, कैल्शियम यहाँ पे 1 मिनट, कैल्शियम यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। NO3 यहाँ पे 2 है, NO3 तो बराबर हो गया। लेकिन देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और 1 3 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ पे हम 2 से गुणा करें तो यहाँ पे 2 2 2 और 2 4, यानी कि ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन 4 हो गया। तो यहाँ पे भी 2 से गुणा कर देंगे तो ऑक्सीजन हो गया 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8 ऑक्सीजन हो गया, और 3 दूनी 6, यहाँ भी 3 दूनी 6 और 2 दूनी 2, यानी 2 एकम 2, 8, 8 हाइड्रोजन 8 ऑक्सीजन हो गया, इधर भी 8 ऑक्सीजन इधर भी हो गया, और हाइड्रोजन भी हो गया 4 4, यानी कि यह समीकरण संतुलित हो गई। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 से गुणा किया और यहाँ पे 2 से। अब सोडियम, इधर सोडियम 2 है तो यहाँ से हम 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ पे 2 और ये 4 6, यहाँ पे ऑक्सीजन 4, यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे यानी 6, और हाइड्रोजन 2 और 2 4, हाइड्रोजन 4, सल्फर 1, यानी कि अभी समीकरण संतुलित हो गई। इसी तरह से ये दोनों आप कीजिएगा, ठीक है। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O बनाता है, ठीक है। उसके बाद जिंक सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि Zn प्लस Ag, फिर से देखते हैं जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर बनाता है, यानी Zn प्लस AgNO3 मिलकर ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag, यह बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे जिंक 1 है, यहाँ भी जिंक 1 है, यहाँ पे सिल्वर 1 है, यहाँ भी सिल्वर 1 है, लेकिन NO3 यहाँ पे 1 है और यहाँ पे NO3 2 है, तो यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देंगे तो सिल्वर भी 2 हो गया, तो यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कापर बनता है, यानी कि एल्युमिनियम प्लस कापर क्लोराइड से एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कापर बनता है। अब देखो एल्युमिनियम यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, क्लोरीन यहाँ पे क्लोरीन 2 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हम 3 से गुणा करेंगे और यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, तो एल्युमिनियम 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे कापर 3 है, तो यहाँ भी हम 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। यह समीकरण संतुलित हो गई। बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड बना है। देखिए बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4 से रिएक्शन हुई है, बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड बना है। देखिए यहाँ पे बेरियम 1 है, यहाँ भी 1 है,
क्लोरीन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देंगे। पोटेशियम भी 2 हो गया, पोटेशियम 2 हो गया, SO4 1, SO4 1, यानी यह भी समीकरण संतुलित है। ठीक है, देखिए निम्न अभिक्रियाओं के उत्तर, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं अभिक्रिया का प्रकार बताइए। देखिए यहाँ पे दिया पोटेशियम, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, यह आपस में अभिक्रिया करके पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड बनाए हैं। तो देखिए यहाँ पे के और Br, यहाँ पे BaI2 है, यह आपस में अभिक्रिया करके Ki प्लस BaBr2 बनाया है, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किए हैं। दो इसमें भी हुआ है, इसमें भी हुआ, यानी दो विस्थापन अभिक्रिया है। इसमें देखिए एक से मिलकर, एक से टूट कर बन रहे हैं, कई बन रहे हैं, तो ये वियोजन अभिक्रिया हो गई। और इसमें 2 या 2 से अधिक चीज़ों का संयोग है, संयोग मतलब संयोग करके एक बना रहा है, तो ये संयोजन अभिक्रिया हो गया। इसमें एक ही एलिमेंट से मिलकर एक ही एलिमेंट टूट कर बन रहा है, तो यह विस्थापन अभिक्रिया हो गई। 9वां ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित हो, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन का अभिक्रिया हुआ है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा जो है यह निकल रही है, तो इसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। और जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीजन होता है, जिससे बड़ी मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे ग्लूकोज है, ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ऊर्जा निकालता है। यह N2 प्लस O2 आपस में मिलकर NO बनाते हैं, यानी कि ऊष्मा की इसमें ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ देता है, यानी कि एकल पदार्थ यानी एक ही, जैसे अभी ऊपर पढ़े हैं कि एक से मिलकर कई सारे बनते हैं, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यह जैसे AB है, या एक से मिलकर A प्लस B बनाता है, इसे हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। हाँ, यह अभिक्रिया जो है संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। संयोजन अभिक्रिया में A प्लस B यानी 2 या 2 से अधिक एलिमेंट आपस में मिलकर एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन जब एकल पदार्थ से ही मिलकर कई एकल पदार्थ से टूटकर कई सारे पदार्थ बनते हैं तो वह वियोजन अभिक्रिया है। क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। उदाहरण के लिए वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, यह 2 पदार्थ है ना, यह आपस में मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाए हैं, यानी कि यह संयोजन अभिक्रिया है। और इधर कैल्शियम कार्बोनेट अब एक है और इससे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिला बना है, तो यह वियोजन अभिक्रिया हो गई। उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो H2O से मिलकर H2 प्लस O2 यह विद्युत। 13वां है विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में
क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। देखिए, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CuSO4 है प्लस जिंक है ना। एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, ZnSO4 कापर। एक तत्व दूसरे तत्व को मतलब यौगिकों को विस्थापित कर देता है तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह आयन का आपस में आदान प्रदान होता है। जैसे सोडियम Na2SO4 BaCl2, बेरियम। देखिए यहाँ पे SO2 और Na को यहाँ पे NaCl के साथ जुड़ गया और BaSO4 के साथ जुड़ गया, यानी एक दूसरे के अलग अलग दो परमाणु हैं। दो अलग अलग परमाणु आपस में मिलकर दूसरा समूह बनाते हैं तो इसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। 14वां, सिल्वर के शोषण में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। देखिए यहाँ पे लिखा AgNO3 CuNO3 का होल ट्वाइस और Ag, यानी सिल्वर नाइट्रेट कॉपर, कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। 15 की अवक्षेपण अभिक्रिया से आप समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण प्राप्त होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na2CO3 CaCl2, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम क्लोराइड मिलता है, यानी कि अविलेय लवण प्राप्त होता है। ठीक है। ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए दो उदाहरण दीजिए, अपचयन और उपचयन। तो सबसे पहले अपचयन देखते हैं। अपचयन अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Mg+O2 MgO, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीकृत होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। दूसरा है कॉपर ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड। अपचयन अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एक दूसरे के उल्टा हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन घटता है, यानी ऑक्सीजन बढ़ता है हाइड्रोजन घटता है। और इसमें ऑक्सीजन घटता है और हाइड्रोजन बढ़ता है, वह अपचयन अभिक्रिया है। कॉपर ऑक्साइड अपचयित होकर कॉपर बन जाता है या जिंक ऑक्साइड से अपचयित होकर जिंक प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे दिया कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 कॉपर प्लस H2O बनाता है। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। भूरे रंग का तत्व X कॉपर है, जिस पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। कॉपर को गर्म करने पर निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होता है। जैसे भूरे रंग का तत्व, काले रंग का तत्व। और लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तुओं को पेंट किया जाता है क्योंकि यह उनमें जंग लगने से रोकता है। पेंट करने पर नमी और वायु से लोहे का संपर्क टूट जाता है और इस प्रकार जंग नहीं लग पाता है। देखते होंगे जब घरों में लोहा ऐसे खाली पड़ा रहता है तो उसमें जंग लग जाती है, लेकिन जब उसमें पेंट कर दिया जाता है तो वह जंग नहीं लग पाता, क्योंकि वायुमंडल में जो उपस्थित नमी है और लोहे के बीच का जो संपर्क है यह टूट जाता है। जब पेंट हो जाता है तो वह उस नमी को अंदर जाने ही नहीं देता है। इसकी वजह से
जंग नहीं लगता है। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? खाद्य सामग्रियों को संग्रहित करने वाले थैलियों में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि उनका उपचयन ना हो सके। आप देखे होंगे कि बहुत सी चीज़ें जो पन्नी में आती हैं, पॉलीथीन में आती हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। इसकी वजह से इसलिए भरी होती है ताकि वह जल्दी खराब ना हो। निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण, विकृत गंधिता। संक्षारण, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। यानी कि कोई भी जो धातु है वह अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता यानी कि नमी वाली जगह आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के अन्य उदाहरण हैं। यानी कि चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। यह जो अभिक्रिया होती है इसे हम संक्षारण कहते हैं। जैसे आयरन और ऑक्सीजन NH2O, यहाँ पे बना है 2Fe2O3 NH2O। यहाँ पे N का मतलब कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जैसे N यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे N का मतलब कुछ भी हो सकता है। अब विकृत गंधिता, वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा रह जाता है तो उसमें प्रयुक्त तेल और वसा उपचयित होकर विकृत गंधिता हो जाता है। जैसे मक्खन को लंबे समय तक खुला छोड़ने पर उसमें स्वाद तथा गंध में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि वसा युक्त यानी तैलीय, वसा युक्त या तैलीय खाद्य सामग्री को बहुत लंबे समय तक यानी जब हम खुला छोड़ देते हैं इसे, उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। घरों में देखे होंगे कि बहुत से दही होता है और किसी चीज़ को जब खुला छोड़ देते हैं तो उसमें बहुत से तेलीय या और वसा युक्त जो होते हैं उसमें अपचयित होकर विकृत गंधिता हो जाती है। जैसे मक्खन को लंबे समय तक हम खुला छोड़ देते हैं तो उसका स्वाद तथा गंध में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।